हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रिलायंट लर्निंग सॉल्यूशंस। और मैं आपका केमिस्ट्री टीचर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ा था। थर्मोडायनेमिक्स में हमने देखा था कि सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग्स क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स देखे थे। और हमने लास्ट लेक्चर का लास्ट टॉपिक था हमारा स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शन। तो आज हम लोग स्टेट फंक्शंस और पाथ फंक्शंस को पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि फंक्शंस के बारे में अगर आप सोच रहे होंगे ना, फंक्शन टर्म से अगर आप परेशान हो रहे हो, तो फंक्शन टर्म से आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रॉपर्टीज़ ही होती हैं जो प्रॉपर्टीज़ अभी हम लोग पढ़कर आए, लाइक वर्क, हीट, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंथैल्पी, एंट्रोपी, जो कुछ भी इस चैप्टर में आ रहा है बस उन्हीं को हम फंक्शंस बोले दे रहे हैं। अब देखते हैं कि स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होते हैं। तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे मान लीजिए कोई भी बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, कोई भी बॉडी सर्कल में मूव कर रही है। मान लीजिए वो ए पॉइंट से स्टार्ट करती है और बी पॉइंट तक जाती है और वापस फिर वो ए पॉइंट पे आके रुक जाती है। तो अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्प्लेसमेंट देखूंगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल। तो फाइनल और इनिशियल यहां पर एक ही है, तो यहां पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। लेकिन अगर मैं कहूं कि ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ये हो जाएगा इसके डायमीटर के बराबर। मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं अभी। यानी अगर पॉइंट ए से पॉइंट ए तक आए आप, पॉइंट ए से अगर पॉइंट ए तक आप आए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। और पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसके डायमीटर के बराबर। अब अगर मैं पॉइंट ए से पॉइंट ए तक आऊं और मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस कितनी हुई, तो डिस्टेंस आपको ये पूरे सर्कल का काउंट करना पड़ेगा। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी हुई, तो आपको ये पूरा काउंट करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रहा है इनिशियल और फाइनल पर, और जबकि आपका डिस्टेंस है वो डिपेंड कर रहा है आपके पाथ पर। तो बस वही चीज यहां पर होगी। क्या कहना है यहां पे, स्टेट फंक्शन की डेफिनेशन हम ये लिखते हैं, स्टेट फंक्शन द फंक्शन दैट डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड final state of the system. The function that depend on initial and final state of the system, एक वर्ड और यूज कर देते हैं, only। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन। तो हमारे थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से फंक्शन स्टेट फंक्शन हैं, तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, गिब्स फ्री एनर्जी, इंथैल्पी और एंट्रोपी, ये सारे फंक्शन हमारे स्टेट फंक्शन हैं। और अब हम इनकी डिटेलिंग में जाएंगे। देखिए नीट के लिए तो ये बहुत पर्याप्त है कि स्टेट फंक्शंस कौन से हैं जो हमारे इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं, और मैंने उनके एग्जाम्पल बता दिए। ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, गिब्स फ्री एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी। ठीक, जैसे मैं अगर यहां पे बात करूं, मैंने एक यहां ग्राफ बना रहा हूं मैं प्रेशर और वॉल्यूम का। ये मान लीजिए P1 है और ये मान लीजिए P2 है। ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है और ये पाथ 3 है। तो अगर मैं कहूं कि प्रेशर चेंज इन फर्स्ट पाथ कितना आएगा, P2 माइनस P1। प्रेशर चेंज इन फर्स्ट पाथ कितना आया, P2 माइनस P1। यानी यहां से यहां तक जाने में प्रेशर का चेंज कितना होगा, P2 माइनस P1। और अगर मैं कहूं प्रेशर चेंज इन सेकेंड पाथ तो भी कितना आएगा, P2 माइनस P1। और अगर मैं कहूं प्रेशर चेंज इन थर्ड पाथ तो भी कितना आएगा, P2 माइनस P1।
यानी आप किसी भी पाथ से आओ, प्रेशर का चेंज आपको P2 माइनस P1 ही दिखेगा। अगर मैं इनको डेल्टा P लिख दूं, दैट इज इक्वल टू डेल्टा P, दैट इज इक्वल टू डेल्टा P, दैट इज इक्वल टू डेल्टा P। तो आपको ये पता चल रहा है कि पाथ आपका कैसा भी हो, प्रेशर चेंज सबका इक्वल आ रहा है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर फिर तो चेंज इन प्रेशर स्टेट फंक्शन हुआ, ना कि प्रेशर स्टेट फंक्शन हुआ। बिल्कुल सही आपके दिमाग में आ रहा है, चेंज इन प्रेशर ही स्टेट फंक्शन हुआ, ना कि प्रेशर। लेकिन हम लोग जनरली आमतौर पे कह देते हैं कि ये प्रेशर भी हमारा स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो ये तो था हमारा, ये तो मान लीजिए आपके हिसाब से हो गया। अब थोड़ा सा जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो स्टेट फंक्शन किनको कहते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट फंक्शन। मान लीजिए f कोई फंक्शन है x और y का। अब ये मैंने क्या यूज कर दिया, तो थोड़ा सा मैं आपको यहां पर ये समझा दूं। देखिए, आप यहां पर जितने भी स्टेट फंक्शन पढ़ेंगे वो किसी ना किसी चीज पे डिपेंड कर रहे होंगे। जैसे आप यहां पर इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे तो या तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही होगी या वो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही होगी। आप यहां पर इंथैल्पी पढ़ेंगे तो जब आप इंथैल्पी पढ़ेंगे तो वो या तो प्रेशर पे डिपेंड कर रही होगी या वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही होगी। तो हमने बोला है कि कोई भी स्टेट फंक्शन है, अगर वो x और y का स्टेट फंक्शन है या फंक्शन है, तो अकॉर्डिंग टू वो आयलर थ्योरम को फॉलो करेगा। इफ f इज अ स्टेट फंक्शन, ही मस्ट फॉलो वो आयलर थ्योरम को फॉलो करेगा। आयलर थ्योरम आप लोगों ने पढ़ रखी होगी मैथ्स वाले बच्चों ने। यानी कि इसकी जो पहली प्रॉपर्टी आई स्टेट फंक्शन की वो ये आई, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है मैंने, ये आयलर थ्योरम है। मैंने फंक्शन को, मैं नीट वाले बच्चे के लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैंने फंक्शन को पहले x के रिस्पेक्ट में किया कीपिंग y कांस्टेंट, और फिर y के रिस्पेक्ट में किया कीपिंग x कांस्टेंट, एंड दैट इज इक्वल टू, मैंने ठीक इस चीज को उल्टा किया, f का किया y के रिस्पेक्ट में कीपिंग x कांस्टेंट, और उसके बाद x के रिस्पेक्ट में कीपिंग y कांस्टेंट। तो अगर कोई भी फंक्शन स्टेट फंक्शन है तो वो इस आयलर थ्योरम को 100% फॉलो करेगा। तो ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स नोट कर लीजिए कि वो इसको फॉलो करेगा। अगर कोई फंक्शन स्टेट फंक्शन है, दूसरा प्रॉपर्टी मैं बताने जा रहा हूं, अगर कोई फंक्शन स्टेट फंक्शन है तो उसका साइक्लिक इंटीग्रल 0 होगा। कि अगर कोई फंक्शन स्टेट फंक्शन है तो उसका साइक्लिक इंटीग्रल 0 होगा। और तीसरी प्रॉपर्टी कि f अगर x और y का है तो ये उसकी तीसरी प्रॉपर्टी होगी। तो ये तीन प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट फंक्शंस की याद रखिएगा। पहली आयलर थ्योरम वाली, साइक्लिक इंटीग्रल 0 होगा, और तीसरी ये, क्योंकि हम सारे जो डेरिवेशन है वो इसी को बेस मानकर करेंगे। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टी आपको स्टेट फंक्शंस की याद रखनी है। अब अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन दिया कि प्रूव दैट प्रेशर इज अ स्टेट फंक्शन। मैंने क्या बोला कि आपको यह प्रूफ करना है कि जो आपका प्रेशर है वो एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, प्रेशर ऑफ अ आइडियल गैस। चलो मैं यहां पे ये और लिख दे रहा हूं, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस
आपका स्टेट फंक्शन है, ये बात आपको प्रूव करनी है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा, आपको पता है कि आइडियल गैस के लिए पी वी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर टी बाई वी। अब यहां पर कांस्टेंट कितनी चीजें हैं, दो, N और R। N और R यहां पर क्या है, कांस्टेंट, और T और V यानी टेम्परेचर और वॉल्यूम ये क्या है आपका, वेरी कर रहा है। तो अगर जैसे मैंने अभी लिखा था ना कि प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, तो यहां पर प्रेशर किसका फंक्शन हो गया है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का, जबकि N और R क्या है यहां पर, कांस्टेंट। तो अगर प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन हो गया है, तो अगर ये स्टेट फंक्शन है तो ये हमारा आइलर थ्योरम को फॉलो करेगा। ये इक्वल होगा इसके, यानी अगर ये स्टेट फंक्शन है तो हमारी ये दोनों वैल्यू आपस में सेम आएंगी। आइए करके हम लोग देख लेते हैं। तो पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, मैं इस चीज को यहां लिख देता हूं। तो अब हम ये दोनों वैल्यू निकालेंगे। तो P इक्वल टू एन आर टी बाई बी है, तो पहले हम निकालते हैं डेल P बाई डेल टी। तो डेल P बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कितना आ जाएगा, एन आर बाई वी। ठीक है, और अगर हम ये करेंगे तो v के रिस्पेक्ट में तो आ जाएगा माइनस एन आर बाई वी स्क्वायर। ठीक है, और अब हम ये वाली वैल्यू निकाल लेंगे। ये आ जाएगा माइनस एन आर बाई वी स्क्वायर। तो अगर आप देखेंगे हमने पाथ फंक्शन को, अगर इफ प्रेशर इज अ पाथ फंक्शन, तो अगर ये पाथ फंक्शन है तो अगर आप मैंने डेल P बाई डेल टी कीपिंग बाई कांस्टेंट एंड डेल P बाई डेल V कीपिंग T कांस्टेंट, ये दोनों तरफ से वैल्यू जो है इसकी सेम आ रही है, माइनस एन आर बाई वी स्क्वायर और माइनस एन आर बाई वी स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो आपका प्रेशर है वो आपका स्टेट फंक्शन है। ठीक है, और अगर ये तो मैंने आपको प्रेशर दिया फॉर एन आइडियल गैस, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको ये प्रूव करना है कि प्रेशर ऑफ एन वंडरवॉल गैस या प्रेशर ऑफ एन रियल गैस प्रूव करो स्टेट फंक्शन है, तो वो भी इसी तरीके से प्रूव किया जा सकता है। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं कि आपको ये प्रूव करना है कि प्रेशर ऑफ एनी रियल गैस इज अ स्टेट फंक्शन, तो आप उसको प्रूव कीजिएगा। तो हमने ये देख लिया कि प्रेशर, हमने ये देखा कि स्टेट फंक्शंस की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो स्टेट फंक्शंस की यहाँ पर बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज हैं। पहली है कि वो आइलर थ्योरम को फॉलो करना चाहिए, दूसरा ये है कि उसका साइक्लिक इंटीग्रल 0 होना चाहिए, और तीसरी मैंने आपको बता दी थी, आपने शायद से नोट कर ली होगी। और अब हम लोग बात करते हैं पाथ फंक्शन की। अब हम लोग बात करेंगे पाथ फंक्शन की। तो अगर हम पाथ फंक्शन की बात करें तो पाथ फंक्शंस वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिर्फ, ऐसा नहीं है कि वो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं करती, वो इनिशियल और फाइनल पे भी डिपेंड करती हैं एज वेल एज पाथ पे भी डिपेंड करती हैं। तो दैट फंक्शंस दैट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एज वेल एज पाथ ऑफ द प्रोसेस, पाथ ऑफ द प्रोसेस। अब लाइक फ्रिक्शन, अगर मैं फ्रिक्शन की बात करूं फिजिक्स में, तो जो फिजिक्स में फ्रिक्शन है वो आपका पाथ फंक्शन है। मान लीजिए आपके सामने 2 रास्ते हैं, एक बिल्कुल स्मूथ है और एक
में फ्रिक्शन ज़्यादा है। तो अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो आप स्मूथ वाले से आओगे तो आपको वर्क डन कम करना पड़ेगा। तो वर्क डन कैसा हुआ आपका? वर्क डन हुआ आपका पाथ फंक्शन। ऐसे में अगर बात करूं हीट की तो हीट भी आपका कैसा हुआ? पाथ फंक्शन। तो वर्क और हीट ये होते हैं पाथ फंक्शन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हीट की डेफिनेशन क्या है या वर्क की डेफिनेशन क्या है, तो हम लोग जरा बात कर लें हीट और वर्क की डेफिनेशन में। हालांकि मैं आपको यह बता चुका हूं स्टार्टिंग में कि हीट और वर्क आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। कहीं पर भी हीट फ्लो हो रही होगी तो वर्क होगा और कहीं पर भी वर्क होगा तो हीट फ्लो होगी। ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनकी डेफिनेशन में। हीट और वर्क दोनों ही एनर्जी के फॉर्म हैं। बोथ हीट एंड वर्क आर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए। कैसे हमने ये बात कही? क्योंकि दोनों की यूनिट जो आएगी वो जूल आती है। ठीक है ना? वैसे हीट को हम किलो कैलोरी में मेजर करते हैं, लेकिन जूल में भी मेजर कर सकते हैं। और वर्क की भी अगर आप यूनिट निकालोगे तो वो जूल आती है। तो इसका मतलब है कि दोनों ही एक एनर्जी के फॉर्म है। और अगर दोनों एनर्जी के फॉर्म है तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है हीट और वर्क में? तो डिफरेंस ये है एनर्जी फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। एनर्जी का वो फॉर्म जो फ्लो करे टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, उसको हीट बोलते हैं। आप कभी भी देखोगे हीट हमेशा अगर फ्लो होगी तो वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में फ्लो हो रही होगी, अगर उसको नेचुरली फ्लो होने का मौका मिलेगा। तो हीट और वर्क दोनों ही एनर्जी के फॉर्म हैं और एनर्जी का वो फॉर्म जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण फ्लो होता है उसको बोलते हैं हीट। और रेस्ट ऑफ द एनर्जी के फॉर्म उनको बोलते हैं वर्क। यानी रेस्ट ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या बोल देंगे हम? वर्क। लेकिन अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं तो हम एक लाइन इसमें और जोड़ सकते हैं कि एनर्जी फ्लो ड्यू टू वॉल्यूम डिफरेंस या प्रेशर डिफरेंस या वॉल्यूम चेंज। मान लीजिए ये एक सिस्टम मैंने आपको लिया और ये पिस्टन है। ये पिस्टन ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो 100% इसमें वर्क डन हो रहा होगा। वो एक अलग बात है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा होगा या बाय द सिस्टम हो रहा होगा, वो हमें नहीं पता, लेकिन वर्क डन हो रहा होगा। तो यानी ये हीट और वर्क दोनों कैसे हो गए? पाथ फंक्शन। बोथ आर द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। हीट का और वो एनर्जी का फॉर्म जो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड एज हीट, और रेस्ट को क्या बोलते हैं? वर्क। ठीक है, तो ये पाथ फंक्शंस को हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली जो चीज है वो है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बहुत परेशान करता है। इसकी मैं आपको एक ट्रिक देने जा रहा हूं। साइन कन्वेंशन बोले तो साइन कन्वेंशन में जैसे कि आप जब ये डिसाइड नहीं कर पाते हो कि हीट एब्जॉर्ब की या हीट इवॉल्व की, तो कब पॉजिटिव आएगा कब नेगेटिव आएगा। और अगर आपका अगर आपने सही से साइन कन्वेंशन नहीं किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और मज़े की बात ये होगी कि वो गलत आंसर जो आपका आएगा वो आपके ऑप्शंस में दिया जाएगा, क्योंकि वो पेपर को इस तरीके से क्रिएट करते हैं कि जो आपके गलत आंसर होते हैं वो आपको सबसे पहले दिखाई देंगे, तो आपको लगेगा कि आपका क्वेश्चन सही है। तो साइन कन्वेंशन की हम बात करें, बेसिकली साइन कन्वेंशन में हम बात करते हैं वर्क की बात, यानी वर्क में क्या साइन कन्वेंशन आएगा, और क्यू की बात करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक ट्रिक देने जा रहा हूं कि मान लीजिए ये आपका कोई एक सिस्टम है। मान लीजिए ये आपका कोई सिस्टम है, इसके अंदर जितनी चीज़ें आएंगी वो सब पॉजिटिव होंगी और जितनी बाहर चीज़ें जाएंगी वो सब नेगेटिव होंगी। बस खत्म। ये एक सिस्टम है, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सब पॉजिटिव होंगी और इसके बाहर जितनी भी चीज़ें जाएंगी वो सब नेगेटिव होंगी। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है कोई सिस्टम, अगर वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है इसका मतलब है कि वो अंदर आ रहा है। ये एरो अगर अंदर आ रहा है तो मैंने क्या बोला, तो हीट एब्जॉर्ब, तो आप क्यू को क्या लिखोगे? प्लस। और अगर मैंने बोला हीट इवॉल्व, यानी हीट इवॉल्व, ये एरो बाहर जा रहा है। और अगर ये एरो बाहर जा रहा है
तो हीट इवॉल्व ये कितना हो जाएगा माइनस। हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि फिजिक्स के साइन कन्वेंशन और केमिस्ट्री के साइन कन्वेंशन में डिफरेंस है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं वर्क डन की, तो वर्क डन अगर मैं बोलूं ऑन द सिस्टम, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अब मैं अगर बोलूं वर्क डन ऑन द सिस्टम यानी इसके ऊपर काम हो रहा है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम यानी इसके ऊपर काम हो रहा है, यानी ये अंदर एरो आ रहा है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। अब मैं अगर बोलूं वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम का मतलब है कि ये एरो कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है। अगर मैं बोलूं बाय द सिस्टम तो ये एरो बाहर जा रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव। अच्छा, तो हीट का देख लिया, अब हम जरा वॉल्यूम का भी देख लें। तो मान लीजिए वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है, अगर वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है तो पॉजिटिव, या कंप्रेशन लिख देता हूं मैं, तो आप लेंगे इसको पॉजिटिव, और अगर मैं लिख देता हूं एक्सपेंशन तो आप इसको लेंगे नेगेटिव। तो ये इसका साइन कन्वेंशन है, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ये 3 साइन कन्वेंशन है वर्क, हीट और वॉल्यूम के, ठीक है। अब जरा हम निकाल लेते हैं वर्क डन फॉर्मूला इन प्रेशर वॉल्यूम टर्म। वर्क डन कैलकुलेशन, तो मान लीजिए ये कोई एक सिस्टम है जिसमें एक पिस्टन लगा हुआ है और ये पिस्टन मूव कर सकता है, ठीक है। ये जो पिस्टन है मूवेबल है, ठीक। तो इस सिस्टम का जो प्रेशर होगा वो होगा फोर्स अपॉन एरिया, ठीक। तो हम फोर्स को लिख सकते हैं प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। अब मान लीजिए ये सिस्टम को कहीं से हीट वगैरह मिली और ये सिस्टम अपना ऊपर चला, तो जब ये सिस्टम ऊपर चला तो मान लीजिए इसकी अगली पोजीशन ये थी और ये डेल्टा एक्स ऊपर चला है, तो यहां पर वर्क डन कितना होगा, W इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की ये वाली वैल्यू उठा के मैं यहां रख देता हूं। एरिया और डिस्टेंस जब आपस में मिलेगा तो ये बनाएगा वॉल्यूम। तो W इक्वल टू होता है माइनस पी डेल्टा वी। आप ये याद रखिएगा, ये यहां पर बड़े बच्चे कंफ्यूज होता है, ये माइनस साइन के साथ ही इस फॉर्मूले को रखिएगा, W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। हमेशा आप साइन कन्वेंशन कैसा भी लीजिएगा उस माइनस को मत हटाइएगा, आपका आंसर ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके पॉजिटिव या नेगेटिव में आएगा। तो वर्क डन का ये फॉर्मूला याद रखिएगा। हालांकि ये वर्क डन एक कॉमन वर्क डन है, अभी इसमें बाकी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में हम अलग से देखेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो गुड डे।